डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी सेकंड यूनिट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हम जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा रिएक्शन मैकेनिज्म्स दी जाती हैं, रिएक्शंस दी जाती हैं, जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी जाती है इनके द्वारा। और इनमें हम पढ़ रहे थे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो प्रकार की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती हैं। एक जो एसिडिक मीडियम में होती है जिसको हम एक्वेशन या एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और एक होती है बेसिक मीडियम में जिसको हम बेस हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। आज हम बेस हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेस हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन होती है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स का एनायनिक लिगेंड होता है उसको हाइड्रोक्सो या OH माइनस लिगेंड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फर्दर हम बात करें कि ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा गन होती है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म है वो दो प्रकार की हैं। एक SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है और दूसरी है SN1 CB मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए हम देखते हैं कि जो कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स है, इसके फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सो लिगेंड यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और 6 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज़ से ये जो सबस्टेट है ये 7 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनती है और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में हम कहें कि जो एनायनिक लिगेंड था X या जो भी हेलो लिगेंड है ये यहाँ से डिपार्ट होता है और एक 6 कोऑर्डिनेटेड हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन की हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर जो रेट लो दिया जाता है वो दिया जाएगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो स्लो स्टेप है इसके बेसिस पे। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट लो होगा वो होगा रेट लो इज इक्वल टू के यहाँ पर कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स या हम कहेंगे सबस्टेट एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सो लिगेंड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू सबस्टेट या हम कहें कि जो कॉम्प्लेक्स है, और जो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सो लिगेंड। लेकिन यहाँ पर जब हम जो एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उनको ये एक्सप्लेन करने में रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फेल हो गई थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम हाइड्रोक्सो लिगेंड को किसी दूसरे मोर या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिगेंड के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है। यदि हम न्यूक्लियोफाइल चेंज करते हैं और यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चेंज करते हैं तो रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये वाया SN2 नहीं हो रही है और केवल जो OH माइनस या हाइड्रोक्सो लिगेंड है उसके द्वारा ये रिएक्शन मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस होती है। तो इसको भी SN2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो एक दूसरे प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है जिसको हम बोलते हैं SN1 CB मैकेनिज्म। गैरिक के द्वारा प्रपोज्ड मैकेनिज्म है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। जनरली हम बात करते हैं कि जो ब्रोंस्टेड लोरी जो एसिड बेस कंसेप्ट था उसमें हम देखते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है
या कोई मॉलिक्यूल है वो अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में जो स्पीशीज़ बनाता है उसको हम बेस के नाम से जानते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस के नाम से। और यदि कोई कॉन्जुगेटेड बेस है वो यदि कोई प्रोटॉन जैसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद में वो एक कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है, तो इस प्रकार से एक म्यूचुअल इंटरेक्शन मानते हैं इसको। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म का वो इस प्रकार से है कि जो कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स है इसके साथ जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 5 एमीन लिगेंड यहाँ बॉन्डेड हैं, इनमें से एक एमीन है वो कॉन्जुगेटेड एसिड की भांति बिहेव करता है। कॉन्जुगेटेड एसिड की भांति बिहेव करने का मतलब ये है कि ये अपना जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, उसको रिलीज कर देता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 1 एमीन लिगेंड एक्ट्स एज ए कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेट एसिड। तो और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सो लिगेंड है ये बिहेव करता है कॉन्जुगेटेड बेस की भांति। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन को ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और अपने साथ बॉन्डेड कर लेता है, और ये जो OH हाइड्रोक्सो लिगेंड है ये एक्वा लिगेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो स्पीशीज़ अब बनेगी एक प्रोटॉन रिलीज करने के बाद में, उसको हम कॉन्जुगेट बेस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और ये स्टेप फास्ट होता है। बात करें हम सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक NH3 जो लिगेंड था, एमीन लिगेंड था, वो NH2 माइनस लिगेंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग इफेक्ट। उसके बढ़ जाने के कारण जो एनायनिक लिगेंड है जो कोबाल्ट से बॉन्डेड है वो फिर डिपार्ट कर जाता है, हट जाता है। तो सेकंड स्टेप में जो यहाँ कॉन्जुगेटेड बेस बना था उससे एक एनायनिक लिगेंड है वो डिपार्ट कर जाता है, हट जाता है। और ये जो सेकंड स्टेप है ये स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। बात करें हम थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में जो यहाँ पर पेंटा कोऑर्डिनेटेड जो स्पीशीज़ बनी है या 5 कोऑर्डिनेटेड जो स्पीशीज़ बनी है, इसके साथ H2 जो एक्वा लिगेंड है वो रिएक्ट करता है और एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये थर्ड स्टेप फास्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के क्या एविडेंसेस है जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ये जो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये SN1CB मैकेनिज्म के द्वारा ही होगी, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ इसके फेवर में एविडेंसेस हैं। पहले एविडेंस की बात करें तो हम जो इसकी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है इसको हम SN1CB मैकेनिज्म के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप था, ये वाला स्टेप है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और यहाँ पर हम इसको कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमने वहाँ कहा था कि यहाँ एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा लिगेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सो लिगेंड। तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कॉम्प्लेक्स आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सो लिगेंड एंड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा लिगेंड। फर्दर हम बात करें जो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ जाता है। हम मानते हैं कि जो एक्वा लिगेंड है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन हमें ऑब्जर्व नहीं होता, तो जनरली हम इसको भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ गया K डैश इज इक्वल टू K अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास जो K डैश नया कांस्टेंट आया है, अब जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा
concentration of conjugate base is equal to K dash into complex ion concentration into concentration of hydroxo ligand। फर्दर हम ये कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पर K dash into K, ये जो एक कांस्टेंट है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो थी K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर हम कॉन्जुगेट बेस की जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस प्रकार से हमें मिलती है। रेट इज इक्वल टू K इंटू K डैश इंटू कॉम्प्लेक्स आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सो लिगैंड आयन कंसंट्रेशन। फर्दर हम K डैश और K को कंबाइंड लिख सकते हैं K डबल डैश। तो फाइनली हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्राप्त होगी, वो होगी रेट इज इक्वल टू K डबल डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सो लिगैंड। तो हम यहाँ पर जो कह रहे थे कि जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको हम SN1CB मैकेनिज्म के द्वारा भी शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। सेकंड हम बात करें कि जब हाइड्रोक्सो लिगैंड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो, तो इस प्रकार की कंडीशन में हम यहाँ पर OH जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सो लिगैंड है इसको भी हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं और हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन है वो एक नए प्रकार से हमें मिलता है। जो K डबल डैश और जो नया कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सो लिगैंड, इनको हम कंबाइंडली लिखना चाहिए तो K स्टार इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्सो लिगैंड की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल कॉम्प्लेक्स आयन की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। थर्ड एविडेंस की हम बात करें तो थर्ड एविडेंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हालांकि। तो वहाँ पर हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी यदि बढ़ाते हैं तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं होता। तो वो एक्चुअली इसलिए नहीं होता है कि जो रिएक्शन है उसको रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने में केवल हाइड्रोक्सो लिगैंड ही उत्तरदायी क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सो लिगैंड है वो इन लिगैंड्स की तुलना में इन लिगैंड्स की तुलना में एक वीक न्यूक्लियोफाइल जरूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है कंपैरेटिवली। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने का काम जो करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस कर सकता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होती है वो SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू होती है, न कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। फर्दर हम बात करते हैं यदि इस प्रकार के कोई दो कॉम्प्लेक्स जिनमें एक सिस कॉम्प्लेक्स है एक ट्रांस कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो लिगेंड है वो एथिलीन डाइएमीन और हेलो लिगेंड है। तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटाज, तो हम वहाँ देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है जिस नाइट्रोजन के पास में है, यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन की बात कर रहे हैं, तो ये यदि क्लोरोलिगेंड के ट्रांस में है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स अपने आप में सिस है। और यदि जो एमीन जो एथिलीन डाइएमीन का जो नाइट्रोजन है और उसके पास में जो हाइड्रोजन है वो इसके यदि सिस पोजीशन पे है, मतलब कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर ट्रांस है। तो इनको जब हम इनकी एसिडिटी को कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन डोनेट करने की जो कैपेसिटी है उसको यदि हम कंपेयर करते हैं, तो जो सिस कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन ट्रांस टू क्लोरोलिगेंड है वो 100 टाइम्स मोर एसिडिक होता है
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो सिस कॉम्प्लेक्स की फास्ट होगी देन ट्रांस कॉम्प्लेक्स, और इसको भी हम SN1CB मैकेनिज्म के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो SN1CB मैकेनिज्म है वो तभी पॉसिबल है जब कॉम्प्लेक्स के पास में कोई डोनेट करने के लिए कोई लिगेंड के पास में हाइड्रोजन हो, और यदि हाइड्रोजन नहीं है तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किसी दूसरे प्रकार की होगी, न कि SN1CB टाइप होगी। फॉर एग्जांपल हम इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं जो जिनके लिगेंड के पास में कोई एक्टिव हाइड्रोजन या कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वाया SN1CB ना होकर अदर टाइप की होती है। और इस प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो वहाँ पर जो रेट लॉ है वो हाइड्रोक्सो लिगेंड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि इसी प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें एथिलीन डाइएमीन और नाइट्राइटो और क्लोरो लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पर जब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसकी जब रिएक्शन हम नाइट्राइटो लिगेंड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्शन की जो रेट है वो काफ़ी स्लो होती है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 से 6 आवर्स होती है। और यहाँ पर हम मानते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है उससे एक लिगेंड एनायनिक क्लोरो लिगेंड है वो डिपार्ट होता है, और ये वाला स्टेप स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में फिर NO2 माइनस का अटैक होता है और यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है। यदि इस प्रकार की रिएक्शन हम करवा रहे हैं और इस रिएक्शन मिक्सचर में यदि हम हाइड्रोक्सो लिगेंड को यदि इंट्रोड्यूस करवा दें तो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो अलग पाथ से होगी और उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ सेकंड्स में ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो किस अलग टाइप से होती है, और ये इस प्रकार से होती है। मान लीजिए ये सबस्ट्रेट लिया और जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर हमने हाइड्रोक्सो लिगेंड को इंट्रोड्यूस किया है रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये यहाँ से जो एथिलीन डाइएमीन के एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। और इस इंटरमीडिएट से हम बात करें तो सेकंड स्टेप में जो क्लोरो लिगेंड है वो डिपार्ट होता है और ये वाला स्टेप स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में बात करें तो जो NO2 माइनस लिगेंड है वो यहाँ अटैक करता है और इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट और फॉर्म होता है। और लास्ट स्टेप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर H2O से जो हाइड्रोजन है वो En-H जो यहाँ पर एक एनायनिक लिगेंड फॉर्म हुआ है एथिलीन डाइएमीन से, वो एथिलीन डाइएमीन फॉर्म करता है और अंत में हाइड्रोक्सो लिगेंड है वो एज ए बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमें फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ये बहुत ही फास्ट प्राप्त होता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ पर इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने का जो रीज़न है वो जो यहाँ एनायनिक जो लिगेंड फॉर्म हुआ है En-H, इसका जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इस इफ़ेक्ट के कारण जो क्लोरो लिगेंड है वो इजीली डिपार्ट हो जाता है और रिएक्शन है वो फास्टली प्रोसीड होती है। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो पाथ है वो SN1CB मैकेनिज्म पाथ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम जो OH हाइड्रोक्सो लिगेंड लेते हैं, यदि उस लिगेंड की जगह हम फर्दर कोई दूसरा एक लिगेंड लें जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाइड्रोक्सो से ज़्यादा हो, तो हम वहाँ देखते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है
उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिसिटी वो बढ़नी चाहिए, लेकिन वो बढ़ती नहीं है, वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक नेचर है वो इम्पोर्टेंट होता है और वो हाइड्रोक्सिल लिगेंड का ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम हाइड्रोक्सिल लिगेंड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाकर, जो हाइड्रोक्सिल एक लिगेंड है जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी OH- से ज़्यादा है, लेकिन बेसिक नेचर है वो OH- का ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन केस ऑफ हाइड्रोक्सिल लिगेंड की ज़्यादा होगी देन हाइड्रोक्सिल लिगेंड की तुलना में। और इस एविडेंस से हम ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 से होगी या SN1 मैकेनिज्म से होगी। यदि यहाँ पर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती तो हम डेफिनेट कह सकते थे कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो वाया SN2 होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम OH- लिगेंड को हाइड्रोक्सिल के थ्रू रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो वाया SN होती है, न कि SN2 मैकेनिज्म होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।